नमस्कार, मैं हूं श्रुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। अनार के बागों में लगने वाले रोगों की रोकथाम। कंद के द्वारा प्याज की खेती करने का तरीका। अनार की बागवानी का प्रदेश में तेजी से बढ़त हो रहा है, लेकिन बदलते मौसम में अनार के बागों में आमतौर पर कई रोग पनपने लगते हैं, जिनसे फसलों में क्वालिटी और पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है। इसलिए समय रहते रोगों की पहचान करें, सही नियंत्रण के उपायों को अपनाना चाहिए, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RN गुप्ता। इसमें अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और एक बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज लगती है। और इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसको उक्टा रोग बोलते हैं, विल्ट रोग बोलते हैं, ये मुख्यतः इसमें बीमारियां लगती है। तो सबसे पहले हम अल्टरनेरिया ब्लाइट की बात करते हैं। अल्टरनेरिया ब्लाइट में जो है, इसमें पत्तियों पे छोटे छोटे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। कालांतर में जब फल लगते हैं तो उसमें भी काले काले छोटे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इसके कारण है कि जो है फलों की गुणवत्ता काफ़ी कम जाती है। तो इस रोग को रोकथाम करने के लिए जो है एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सर का, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े उसमें आपको इसको स्प्रे कर देना है। और अगर ज़रूरत पड़ने पर इसकी दूसरी दवा का स्प्रे जो है 15 दिनों के अंतराल पे कर देनी है। इस तरह से हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। फल सड़न रोग, यह फफूंद जनित रोग होता है। इस रोग में गोलाकार काले रंग के धब्बे फल, पुष्प और डंठल पर बन जाते हैं। काले धब्बे पुष्पीय पत्तियों से शुरू होकर पूरे फल पर फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। दूसरी रोग जो है आपका सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है। ये भी आपका जो है, इसमें भी छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, थोड़ा सा गड्ढे बनते हैं। इस तरह से जो है इस रोग का भी जो है होने से फलों की जो है विकृति आ जाती है और पौधे की क्वालिटी भी आपको कम जाती है। ये भी हमारा जो है फफूंद जनित रोग है। इसमें भी आप यही दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, माने कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब। इसमें है कि कोई एक दवा जो है वो कॉन्टैक्ट है, दूसरा सिस्टेमिक है। तो जैसे भी कॉन्टैक्ट में आने पे वो काम करते हैं और दूसरा सिस्टम में जाम करते हैं। तो इस तरह से आप इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको इससे रोग से बच सकते हैं। तीसरी जो बीमारियाँ आती है वो एंथ्रेक्नोज रोग बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि इसमें बैगनी रंग के छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और फलों पर भी छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं और इसमें बैगनी रंग के धब्बे बनते हैं और उसके किनारे किनारे पीले जैसे येलो हेलोक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके कारण भी जो है फलों की क्वालिटी कम जाती है और इसकी गुणवत्ता काफ़ी कम जाती है। इस रोग को भी रोकथाम करने के लिए आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब की दवा का ही जो है इस्तेमाल करना है। जितने भी फफूंद जनित रोग हैं सारे में ये दवा काफ़ी इफेक्टिव है। इसकी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको इसको उपचार कर देना है। अनार में फलों का फटना एक गंभीर समस्या है। यह समस्या शुष्क क्षेत्रों में बहुत तेजी से होती है। इस विकृति में फल फट जाते हैं, जिससे फलों की भंडारण क्षमता कम हो जाती है। फल पर फफूंदों के आक्रमण के कारण फल जल्दी सड़ जाते हैं, जिसका बाजार भाव कम मिलता है। और तीसरी जो एक बीमारी आती है उक्टा, जिसको हम लोग विल्ट बोलते हैं, ये भी काफ़ी जो है
अनार के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बीमारी जो है मृदा से होती है और ये धीरे धीरे जड़ों से लेके पौधे के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे उसके जो वास्कुलर सिस्टम है उसमें जाते हैं और धीरे धीरे पत्तियां जो है ऊपर से मुरझाना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो भी उसका वास्कुलर बंडल है उसके स्पोर से भर जाते हैं। फलतः जो है जड़ जो है जल जो है पत्तियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, फलतः पत्तियां जो है ऊपर से ही इसको सूखना शुरू हो जाती है। दूसरा आपको अगर कंफर्म करना है तो अगर इसके तने को अगर बीच से हम अगर चीरते हैं तो इसमें काले और भूरे रंग की धारियां दिखाई पड़ती है। अगर काले और भूरे रंग की अगर धारियां दिखाई पड़ने लगे तो आप निश्चित रूप से माने कि ये हमारा उकठा की समस्या है। तो बचाव की स्थिति में जो है आप उसको जो दवा मैंने बताया उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो स्प्रे है उसको बचाव के रूप में 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको स्प्रे कर सकते हैं। जो भी स्वस्थ पौधे जो उसके आसपास हैं उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि उसमें वो बीमारी ना फैले। बागवान भाइयों, रोग से प्रभावित टहनियों और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके साथ ही प्रकोप की स्थिति में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम और मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर बागों में छिड़काव करें। लेकिन अगर आंशिक उकठा की समस्या है, पार्शियल बिल्टिंग है, तो ये निश्चित रूप से उकठा की समस्या है। उकठा की रोग की समस्या के लिए निदान करने के लिए किसान भाइयों को बहुत पहले से अलर्ट होना चाहिए। आपको जो है खेतों का जो है सही चुनाव होना चाहिए। खेतों जो है में जो है आपको जल जमाव की समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो है उकठा से पहले कोई ग्रसित खेतों का न हो, स्वस्थ हो। अगर उस तरह का खेत है तो उसमें भी आप सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ ट्राइकोडर्मा डालिए और जिस समय आप मैंने खेत उसको पौधे को लगा रहे हैं उस समय भी आपको ट्राइकोडर्मा और सड़ी हुई गोबर की खाद आपको इस्तेमाल करना है। उससे क्या है कि आपका यह प्रकोप कालांतर में काफ़ी कम जाएगा। और दूसरी है कि आपको खेतों में जो है पोटास की कमी होती है, उसके कारण भी प्रकोप इसका कम जाता है। तो आपको खेतों में पोटास करीब 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उसमें डालना है ताकि ये रोग रोधी क्षमता उसमें विकसित हो सके। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। खेती से मुनाफा बढ़ाने के लिए किसान नई नई तकनीकों को अपनाते हैं। आज कई किसान प्याज की खेती में नई तकनीकें अपना रहे हैं। वैज्ञानिकों और इस तकनीक को अपना रहे किसानों का मानना है कि गठियों से प्याज की खेती से प्याज की बम्पर पैदावार मिल रही है। साथ ही इसमें ड्रिप मल्च के प्रयोग से उपज और बढ़ रही है। इस तकनीक पर वैज्ञानिकों और किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो प्याज का तरीका था खरीफ में सीड के द्वारा लगाई जाती थी। कुछ राज्यों में आज भी सीड बहुत लगाकर जो है सीडलिंग के द्वारा जो है और प्याज उगाई जाती है खरीफ सीजन में। कुछ राज्यों में अभी फार्मर्स किसान जितने भी हमारे इतने जागरूक नहीं है, तो उसके लिए फिर ये एक दूसरा ऑप्शन है गंठियों का। बरसात खरीफ में जब ये हम प्याज का वो तैयार करेंगे नर्सरी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नर्सरी तैयार करने में। जो किसान कुछ किसान ऐसे होते हैं कि नर्सरी तैयार कर लेते हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर उसको जो है अच्छे से सीडलिंग तैयार कर लिया नर्सरी प्याज की। उसके बाद में फिर उसकी जब 40-45 दिन की नर्सरी हो जाती है तो उसको फिर रोपाई कर देते हैं, जैसा कि अभी ट्रांसप्लांटिंग ज्यादातर किसानों की हो चुकी है। कुछ किसानों के पास समय नहीं है नर्सरी पैदा करने का या नर्सरी की देखरेख करने के लिए। जो किसान भाई समय बचाकर और
बगैर रिस्क के करना चाहते तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये, सबसे अच्छा तरीका है कि आप गंठियों द्वारा प्याज पैदा करें। आज खेती से आमदनी बढ़ाने के लिए किसान और हमारे वैज्ञानिक नए नए तरीके अपना रहे हैं और अनुसंधान भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में गंठियों से प्याज की खेती किसानों के बीच प्रचलित हो रही है। इस तकनीक में उन्नत किस्म के बीज से जनवरी फरवरी माह में गंठियां तैयार की जाती हैं और उसकी रोपाई खरीफ में की जाती है। मैं आगे ये भी चाहूंगा निफ्को के थ्रू कि ये किसानों को प्याज का बीज देकर यही गंठियां बनवाएं अपने यहाँ, और उन गंठियों का यही उस गंठियों को किसान को यहाँ दें और उससे प्याज बने। क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे, जैसा अभी जनवरी फरवरी के महीने में प्याज का बीज के द्वारा गंठियां बनाई जाती हैं। आज खेती में मल्चिंग का उपयोग बढ़ गया है और इसमें खेती करने से फसलों की उपज भी बहुत बढ़ गई है। बिना मल्चिंग के सब्जियों या अन्य फसलों में खरपतवारों की समस्या अधिक आती है, जिससे उपज भरपूर नहीं मिलती है। फिर दूसरा क्या है कि जिस तरीके से ये मल्चिंग पे लगाया जा रहा है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। इस एरिया में किसानों के लिए बिल्कुल एक नया प्रकरण है कि अगर नए तरीके से ये इस तरीके का सक्सेस हो गया तो काफी अच्छा किसानों का वो रहेगा। और धीरे धीरे देखिए सरकार भी चाहती है कि आज धान की तरफ से थोड़ा सा रुझान किसान का कम हो और धान की तरफ से रुझान कम होकर कुछ सब्जियों की तरफ जो जाए, तो उससे उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये कि खरीफ प्याज का उत्पादन लें। और जब इस समय प्रोडक्शन निकलेगा, ये निकलेगा प्रोडक्शन इसका नवंबर दिसंबर में, और उस समय रेट बहुत अच्छा रहता है। भारत सरकार ने इसी वजह से ही इस खरीफ ऑनियन का ये प्रोडक्शन स्टार्ट किया, रिसर्च किया NHRDF के थ्रू। ये काफी बड़ा एक ये अचीवमेंट रहा है कि जब एक रबी सीजन की हम प्याज लगाते हैं तो पूरे साल भर टिक नहीं पाती, कैसे कंज्यूम हो पूरे साल भर के लिए। तो इसलिए बीज की कुछ ये वैरायटी निकाली हमारे थ्रू भी, एक एग्रीफाउंड डार्क रेड है NHRDF के थ्रू और L883 है। दो वैरायटी ऐसी हैं कि जो हमारी बरसात में सबसे अच्छा रहता है, और ये L883 का तो रिजल्ट और भी अच्छा है क्योंकि वो 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। जो हमारी 100-110 दिन में ये ADR होती है, वो 90 से 100 दिन के बीच में L883 हो जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। प्रोडक्शन भी अच्छा है, उसके थ्रू भी गंठियां तैयार की जा सकती हैं। तो अब आज के डेट में हमारे पास दोनों ऑप्शन है। जो किसान भाई इंटरेस्टेड हैं विदाउट गंठियों के, तो उनको मेहनत करके नर्सरी तैयार करना पड़ेगा, और जो किसान भाई नर्सरी नहीं तैयार कर पा रहे हैं डायरेक्ट गंठियों से, तो वो गंठियां बना लें अपना। गंठियां बनाने के लिए वही 4 से 5 किलो बीज लगता है, और उसी हिसाब से नर्सरी जो पहले जो बीज पड़ता है 8 से 10 किलो पर हेक्टर के हिसाब से, उसी हिसाब से बीज पड़ता है, और गंठियां तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फसलों के उत्पादन में आज विविधीकरण करने की जरूरत है। इससे उत्पादन और आय तो बढ़ती ही है, फसलों का हेरफेर करने से पानी की भी बचत होती है। इसी क्रम में खरीफ में प्याज की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और खरीफ में गंठियों से रोपाई की सलाह दी जा रही है। एक बेड पे आप ये देखिए, ये आपके 100 मीटर की है, 100 मीटर की है, तो एक लाइन में 7 गंठियां लग रही हैं और 4 बाई 4 का डिस्टेंस है इसका। तो इस तरह से ये प्लांटिंग की जा रही है, और जो डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए कि भाई ज़्यादा नज़दीक भी नहीं हो। कभी कभी क्या होता है लगाने में कोई नज़दीक हो जाती है, लग जाती है, कोई जो है ज़्यादा डिस्टेंस दूर हो जाता है प्लांट टू प्लांट। लेकिन इसमें बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा 4 बाई 4 का, और अच्छा प्रोडक्शन होगा। अब हम इसमें जो भी एक शेड्यूल बनाएंगे मशीन से ही आएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं वो 1 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो आवश्यकता अनुसार, जो पौधे की मांग होगी, ज़रूरत होगी पौधे की, उसी के अनुसार हम। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये 3 तो मेन है, बाकी जो माइक्रो एलिमेंट हैं उनको भी हम सॉइल टेस्ट कराने के बाद वो भी ड्रिप से दे सकते। इस नई तकनीक को अपनाकर किसानों में एक आशा बनी है कि उनका उत्पादन बढ़ेगा और बहुत से किसान इसे अपना भी रहे हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही किसान से। हम प्याज का पहले खुले में करते थे, उसमें बहुत इतनी यील्ड या पैदावार नहीं होती थी, खरपतवार बहुत ज्यादा जामते थे खुले में, और खार खूर भी बहुत ज्यादा डालना पड़ता था। अब ये जो मल्चिंग वाला और ड्रिप वाला सिस्टम से करने जा रहे हैं, इससे मतलब एक तो कबाड़ की भी नहीं जामेगा, मल्चिंग होगी, और ड्रिप में पानी भी मतलब पूरा जाएगा। कहीं भी फसल खराब होने का कोई खतरा नहीं है पानी से, जैसे पानी से भी फसल खराब हो जाएगी, तो इसमें पानी से फसल खराब होने का कोई भी खतरा नहीं है।
और पैदावार भी कई गुना ज्यादा है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची, झारखंड द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों के दौरान छिटपुट से हल्की वर्षा होने की संभावना है। इन 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 29 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 90 से 95% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 62 से 86% रहने का अनुमान है। हवा की गति 11 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग और उड़द की फसल तैयार होने वाली है। इसकी कटाई साफ मौसम को देखते हुए करें और फसल काटने के बाद अगर 1 से 2 सिंचाई की सुविधा हो तो लोटनी यानी तूरिया की खेती करें। इसकी अनुशंसित किस्में पंचाली या पीटी 203 में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम बीज, 44 किलोग्राम यूरिया, 66 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की जरूरत होती है। और शहर के नजदीक वाले किसान फूलों में गेंदा या ग्लेडियोलस की खेती करें। जो किसान आगात आलू या हरा मटर की खेती करना चाहते हैं वे उत्तम बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध कर लें और उचित खेत का चुनाव कर मौसम अनुकूल होने पर खेत की तैयारी कर बुआई का कार्य शुरू करें। मटर की अनुशंसित किस्म आर्केल या आजाद मटर में से किसी एक किस्म की बुआई 25 सेंटीमीटर कतार से कतार और 15 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी पर मेड़ बनाकर ही करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 40 किलोग्राम बीज और 35 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम एसएसपी, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की जरूरत होती है। देर से रोपी गई धान की फसल में इस समय कई तरह के रोगों के आक्रमण की संभावना है। अगर फसल में किसी भी रोग का प्रकोप हो रहा हो तो किसान भाई पत्तियों या पौधों पर इसके लक्षण देखते हुए रोग के नियंत्रण के लिए अविलंब अनुशंसित उपाय करें। धान का झोंका या झुलसा रोग, इस रोग के आक्रमण से पत्तियों पर नाव के आकार का भूरा धब्बा बनता है जिसके बीच का भाग राख के रंग का होता है और धब्बे के चारों ओर गहरे भूरे रंग की पतली पट्टी बन जाती है। बाद में बालियों के नीचे डंठल पर पूरा काला धब्बा बन जाता है जिससे बालियां टूटकर गिर जाती हैं। इस रोग का लक्षण जैसे ही पत्तियों पर दिखाई पड़े तुरंत फसल में कोई भी फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करें। छिड़काव साफ मौसम को देखते हुए करें। भूरा चित्ती रोग, इस रोग के आक्रमण के कारण पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के अंडाकार या अनियमित आकार के धब्बे बन जाते हैं। इस रोग का समय पर नियंत्रण नहीं करने पर दानों पर भी धब्बे बन जाते हैं। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही फसल में किसी भी फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। शीथ ब्लाइट रोग, शुरुआत में निचली पत्तियों पर हल्के हरे भूरे रंग का धब्बा, लंबा धब्बा बनना शुरू होता है जो बाद में धीरे धीरे ऊपर वाली पत्तियों पर भी फैलने लगता है और बाद में पुआल के रंग का हो जाता है।
जो आगे चलकर बालियों में भी दिखाई पड़ती है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही फसल में किसी फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करें। मिट्टी में जिंक की कमी के कारण पौधों में ऊपर से तीसरी चौथी पत्तियों पर कथई भूरे धब्बे बनते हैं, जो बाद में बड़े होकर संपूर्ण पत्तियों में फैल जाते हैं। जिंक की कमी के कारण पौधों में कल्ले भी कम निकलते हैं। इस रोग के लक्षण फसल में दिखाई देते ही फसल में 5 ग्राम जिंक सल्फेट का छिड़काव प्रति लीटर पानी के हिसाब से मौसम साफ होने पर करें। इस घोल में चूना जरूर मिलाएं। मकई की वैसी फसल जहां भुट्टे में दाने लग रहे हैं की रखवाली का समय आ गया है। इसके लिए किसान भाई खेतों में खंभों के सहारे चमकीले तार को बांध दें। इस तार को देखकर पक्षी दूर भागता है। फसल में अगर फल छेदक कीटों का आक्रमण हो रहा हो तो इसके नियंत्रण के लिए नीम से बनी कीटनाशी दवा का छिड़काव 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर ऊपरी भाग में साफ मौसम को देखते हुए छिड़काव करें। यूरिया की कमी के कारण जो किसान भाई अपने फसल में यूरिया का छिड़काव नहीं कर पाए हैं, वे फसल में 2% यूरिया का छिड़काव करें। 1 एकड़ की फसल में यूरिया बुरकाव के बदले 6 किलोग्राम यूरिया को 300 लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों के पास विभिन्न सब्जियों जैसे टमाटर, फूलगोभी, बंद गोभी आदि का बिचड़ा तैयार हो, वे इसकी रोपाई मेड़ बनाकर करें। पहले रोपे गए सब्जियों में निकाई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार यूरिया का बुरकाव करें। जो किसान भाई जाड़े की सब्जियों जैसे फूलगोभी, बंद गोभी, मिर्च, टमाटर आदि की खेती करना चाहते हैं, वे बीज स्थली में बीजों को गिराएं और मूली, गाजर, सलजम, फ्रेंच बीन आदि की सीधी बुआई मेड़ बनाकर ही करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गवैया, जिला देवघर के कृषक जिग्नेश कुमार ने। ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली माइट कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जिग्नेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कई तरह के फसल हैं, जो फसल हैं उसमें माइट नाम का एक बहुत सूक्ष्म जीवी प्राणी है, जिसका आक्रमण कई तरह की सब्जियों में और अन्य फसलों में होता है। ये फसलें हैं जितना भी लत्ती वर्गीय सब्जी है, जैसे कद्दू, झींगा, नेनुआ, लोबिया, फ्रेंच बीन, और जो दलहनी फसलें हैं जैसे मूंग, उड़द और भिंडी, सब्जियों में भिंडी, बैगन इत्यादि सबों में इसका प्रकोप काफी होता है। किसी भी फसल में कीट या रोग लगने के कई कारण होते हैं। अगर उन कारणों को जान लिया जाए और बचाव के जरूरी उपाय कर लिए जाएं, तो हो सकता है फसल में कोई रोग या कीट लगे ही नहीं और किसानों का होने वाला खर्च भी बच जाए और उपज भी अधिक मिले। अगर माइट के संदर्भ में बात करें तो यह कीट धूल वाली जगहों को अधिक पसंद करते हैं, यानी जिस भी फसल की पत्तियों पर धूल इकट्ठा होगा वहाँ इसके प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा फसल में कम नमी रहने पर, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होने पर भी इनका प्रकोप बढ़ता है। खास करके जो जितने तरह की माइट हैं उसमें से लाल माइट, लाल मकड़ी माइट बहुत ही प्रमुख है। ये प्रारंभिक अवस्था में जब आक्रमण होता है, उस अवस्था में पौधों के पत्तियों के निचले सतह पर जाला बनाते हुए उसमें महीन महीन भूरे भूरे रंग का, लाल रंग का सूक्ष्म प्राणी विचरण करते रहता है। आप गौर से देखेंगे तब। और जो ये प्राणी होता है सैकड़ों की संख्या में पत्तियों पर होता है और पत्तियों के रस को बुरी तरह चूस डालता है। पत्तियों के अलावा पत्तियों की ऊपरी सतह पर भी होता है, कोमल डंठलों पर होता है, पुष्पकलियों पर होता है, यहाँ तक कि नवजात जो फल होते हैं उस पर भी होता है और सबों का रस चूस करके फसल को नुकसान करते हैं। फसलों में रासायनिक दवाओं के प्रयोग की सलाह तभी दी जाती है जब फसल पर रोग या कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो गया हो। इसलिए फसल की निगरानी करते रहें। अगर यह कीट या कोई भी रोग कीट दिखे, तुरंत ही पहले समेकित तरीके अपनाएं
माइट की जहाँ तक बात है तो इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रभावित भाग को हटा दे। फसल में नमी नहीं रहे तो सिंचाई कर दे। संभव हो तो फसलों पर पानी का छिड़काव करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या नीम तेल 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन सभी उपायों के बावजूद भी अगर इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो तभी रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सामान्य कीटनाशक जो बाजार में मिलता है उसका प्रयोग करने से उचित परिणाम नहीं मिल पाता है, इसलिए इसके लिए विशेष तरह का रसायन बाजार में उपलब्ध है, जिसे बरूथीनाशी या माइटनाशी रसायन के नाम से जानते हैं। उनके नाम कुछ हम हैं गिन रहे हैं। तो इनके जो नाम हैं वो नाम है स्पायरोमेसिफेन जो बाजार में ओबेरॉन के नाम से उपलब्ध है। उसके अलावा प्रोपरजाइट नाम का रसायन है जो कि ओमाइट के नाम से उपलब्ध है, और डाइफेंथुरान नाम का एक रसायन है, वो भी कई नामों से बाज़ार में उपलब्ध है। तो इनमें से किसी एक रसायन का शाम की बेला में, खास करके इसलिए कि गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में दोपहर के पहले बहुत तापमान अधिक होता है, तो उस अधिक तापमान की अवस्था में नहीं, बल्कि जब वायुमंडल का तापमान नीचे हो जाए और आसमान साफ रहे, उस परिस्थिति में, उस अवस्था में ही खड़ी फसल पर ओबेरॉन या ओमाइट का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका पौधों पर इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव करें, जो फसल आपके हैं उसमें जो माइट से बरूथी से नुकसान हो रहा है उसको रोक सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadaता@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।